हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज मैं आपके साथ पंजाब यूनिवर्सिटी लीट 2016 का पेपर की पूरी एनालिसिस करने वाला हूं। इससे पहले मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी लीट के ही 2011 से लेके 2015 तक के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर थे उन सब की एनालिसिस अच्छे से करके वीडियो बना दी हैं, जो कि जीनियस कोचिंग सेंटर, जो लीट कोचिंग सेंटर के नाम से आपका यूट्यूब चैनल है उस पर अवेलेबल है। उन सभी वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर आपको पीयू लीट यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी लीट से रिलेटेड जो आपका सिलेबस आने वाला है 2020 के एग्ज़ाम में, और भी आपको प्रीवियस ईयर अगर मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम जो चैनल है जीनियस कोचिंग सेंटर का उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आइए पंजाब यूनिवर्सिटी लीट 2016 के पेपर के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पंजाब यूनिवर्सिटी लीट का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो ये रहा आपका। इस क्वेश्चन पेपर में आपके टोटल 75 क्वेश्चंस हैं, जो कि 75 मार्क्स के हैं, 1 मार्क ईच क्वेश्चन। और आपको इसमें जो टोटल टाइम है वो आपको मिले हुए हैं 90 मिनट्स का। तो इसका जो आपका मैथ्स और फिजिक्स का सेक्शन है उसके हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियो बनाई हुई है, तो उसके लिए आप जो है सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए टेक्निकल पोर्शन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एन अनबाइज्ड पीएन जंक्शन द जंक्शन करंट एट इक्विलिब्रियम इज़, यानी कि एक अनबाइज्ड पीएन जंक्शन है तो जंक्शन जो करंट होगा आपका इक्विलिब्रियम पे वो जो है कितना होगा। आपको पता होगा कि जो अनबाइज्ड पीएन जंक्शन होता है उसमें आपका जो जंक्शन करंट है इक्विलिब्रियम पे वो क्या होता है, 0। बिकॉज ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स अक्रॉस द जंक्शन। जब आपका अनबाइज्ड है, आपने कोई भी बाइसिंग नहीं लगा रखी है, रिवर्स बाइस या फॉरवर्ड बाइसिंग नहीं लगा रखी है, तो उस केस में क्या होता है, आपका जो आपका इक्वल एंड अपोजिट ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूज़न होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स का, इसलिए आपका जो एक करंट होता है हमारा जंक्शन करंट इक्विलिब्रियम पे वो क्या रहता है, 0 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है, अ स्मॉल इंक्रीज इन कलेक्टर रिवर्स बाइस विल कॉज। अगर आप कलेक्टर रिवर्स बाइस में थोड़ा सा भी अगर स्मॉल इंक्रीज़ कर देते हैं तो उससे आपका क्या फ़र्क पड़ता है। इससे क्या होता है आपका, अ वेरी स्मॉल चेंज इन कलेक्टर रिवर्स सैचुरेशन करंट। जो कलेक्टर रिवर्स सैचुरेशन करंट है आपका उसमें क्या होता है, काफ़ी स्मॉल चेंज जो है आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्ली इफेक्ट इन बीजेटी रेफर्स टू। अर्ली इफेक्ट में क्या होता है, पहले बात तो हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे हम रिवर्स बाइस वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं तो जो बेस विड्थ है आपकी वो क्या करती है, जो बेस विड्थ है आपकी वो जो है कम होती जाती है। तो बेस जो है आपका नैरो होता चला जाएगा जैसे जैसे आप रिवर्स बाइस को इंक्रीज़ करेंगे, और आपका अर्ली इफेक्ट जो है देखने को मिलेगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, बेस नैरो होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पावर कंजम्पशन इन, जब पावर कंजम्पशन इज़ लीस्ट इन सीमोस सर्किट्स एज कम्पेयर टू एनमोस एंड पीमोस सर्किट्स, दिस इज़ बिकॉज इन सीमोस। बेसिकली पूछा ये गया है कि जो आपका पावर कंजम्पशन होती है सीमोस सर्किट्स में वो कम होती है एनमोस और पीमोस के कंपैरिजन में। तो सीमोस में ऐसा क्यों होता है कि आपकी जो है पावर कंजम्पशन कम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके जो दोनों ट्रांजिस्टर्स होते हैं सीमोस के अंदर, जो कॉम्प्लीमेंट्री मोस है आपका, वो क्या होते हैं, ऑन स्टेट में होते हैं साइमल्टेनियसली ऑन अ फॉर वेरी शॉर्ट टाइम ड्यूरिंग द चेंजेस ऑफ स्टेट्स। यानी कि जब आपकी स्टेट्स चेंज होती हैं दोनों आपके मोस की, सीमोस के अंदर दो मोस लगे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्टेट में लगे होते हैं वो दोनों, तो जब वो आपकी स्टेट चेंज कर रहे होते हैं तो वो जो है साइमल्टेनियसली ऑन होते हैं केवल और केवल एक काफ़ी कम टाइम के लिए। इसकी वजह से जो आपका सीमोस सर्किट्स हैं उनके अंदर जो पावर कंजम्पशन है वो काफ़ी कम होती है किनके कंपैरिजन में, एनमोस और पीमोस के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द सर्किट गिवन बिलो द आउटपुट वोल्टेज इज़। ये बेसिकली एक सर्किट दे रखा है, ओपैम्प की सर्किट है। आइए इसकी एक डिटेल एनालिसिस देखते हैं। ये रहा बेसिकली 35 नंबर क्वेश्चन। ये बेसिकली ओपैम्प एज ए समिंग एम्पलीफायर हमने जो है यूज़ कर रखा है। इसमें क्या होता है आपका, जब आपके जो वेटेड रजिस्टर्स हैं इनकी अब अगर आप अलग वैल्यू यूज़ करते हैं तो जो आपका फॉर्मूला यूज़ आप करेंगे वो ये हो जाएगा, V0 इज़ इक्वल्स टू माइनस RF इज़ आपका फीडबैक रेजिस्टेंस हो जाएगा। फिर है आपका V1/R1 प्लस V2/R2, और जितने भी रेजिस्टेंस आपके लगे हैं चलते जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमने सिंपल फॉर्मूले को पुट कर दिया है, V0 इज़ इक्वल्स टू माइनस RF की वैल्यू जो कि आपकी 12 किलो ओम है
इंटू 1 बाय, क्योंकि आपकी जो वोल्टेज है फर्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो 1 है, तो 1/4 किलो ओम प्लस में 2/6 किलो ओम। देन इसको सेव करेंगे, सॉल्व करेंगे सॉरी, तो आपकी जो आउटपुट वोल्टेज निकल के आएगी वो आ जाएगी -7 वोल्ट। तो ये था आपका ओपैम्प एज अ समिंग एम्पलीफायर, जब आपके जो वेटेड रजिस्टर्स हैं वो सारे डिफरेंट दे रखे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CRO से रिलेटेड क्वेश्चन है बेसिकली आपका नेक्स्ट। इन अ CRO विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गन। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन गन के अगर पार्ट की हम बात करें तो उसमें आपकी कंट्रोल ग्रेड, कैथोड, एसेलरेटिंग एनोड, ये सब चीज़ें देखने को। तो इलेक्ट्रॉन गन में आपके जो है क्या क्या देखने को मिलेंगे आपको एसेलरेटिंग एनोड, कैथोड और कंट्रोल ग्रेड, लेकिन आपको XY डिफ्लेक्शन प्लेट्स देखने को नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट है आपका सपोज़ Vx इक्वल्स टू साइन टी, Vy इक्वल्स टू cos t are applied to the horizontal and vertical deflection plates respectively in XY mode. Which pattern is formed on the CRO screen? यानी कि जो आपका हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं उसमें आपका कौन सा सिग्नल अप्लाई किया गया है, साइनोसॉइडल सिग्नल अप्लाई किया गया है, जबकि जो आपकी जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं उनमें एक कॉस सिग्नल अप्लाई किया गया है। तो इस केस में आपकी जो CRO स्क्रीन है उस पर किस तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा। तो इस तरह के केस में आपको एक सर्कल जो है ऑब्जर्व होगा CRO की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। व्हेन द आउटपुट Y इन द सर्किट बिलो इज़ 1 इट इम्प्लाइज दैट डेटा हैज़, यानी कि आउटपुट पर अगर आपका डेटा 1 होगा तो ये क्या इम्प्लाई कर। तो आप देखोगे यहाँ पे जो है आपकी दो डी फ्लिप फ्लॉप जो है यूज़ की हुई हैं। इसमें बेसिकली ये इम्प्लाई करता है कि जो आपका डेटा है वो चेंज हुआ है फ्रॉम 0 to 1। दो फ्लिप फ्लॉप हैं, अगर आप डेटा को यहाँ पे ट्रेस करेंगे तो पाएंगे कि जो डेटा है आपका वो चेंज हुआ है फ्रॉम 0 to 1 चेंज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द हाउस होल्ड एनर्जी मीटर इज़। जो हाउस होल्ड एनर्जी मीटर्स होते हैं आपके, ये किस तरह के होते हैं, इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड एनालॉग टीवी वुड बी क्लासिफाइड एज, यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU के अकॉर्डिंग जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड एनालॉग टीवी सिग्नल होता है उसको हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, इसको हम बोलते हैं A3F सिग्नल बोलते हैं ITU के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग C प्रोग्राम फाइंड आउट द एरर इफ़ एनी। एक प्रोग्राम दे रखा है आपका C प्रोग्राम जो कि मेन फंक्शन है। इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है इंट टाइप का और उसको जो है 1 से इनिशियलाइज कर दिया गया है। एक फोर जो है आपका लूप लगाया गया है यहाँ पे और प्रिंटफ किया गया है I को एक्चुअली पोस्ट इंक्रीमेंट है, यहाँ पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और कंडीशन क्या लगाई गई है आपकी यहाँ पे इफ़ में कि I इज़ ग्रेटर देन 10, देन आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपका कोई भी एरर नहीं है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम फोर लूप को इस तरह से इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि अगर फोर लूप का स्टैंडर्ड देखा जाए तो उसमें आपका जो है एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, यानी कि डिक्लेयर करके पहले फिर इनिशियलाइज़ किया जाता है, एक कंडीशन दी जाती है और प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट किया जाता है। लेकिन अगर ये तीनों ही कंडीशंस ना देकर अगर हम जो है सेमीकोलन भी दे दें तब भी आपका जो है ओके रिपोर्ट रहती है, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आता, इसलिए इसका आंसर आपका नो एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C प्रोग्राम कॉन्स्ट इंट x इक्वल्स टू 5, यानी कि एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है x जिसको 5 से इनिशियलाइज़ कर दिया है। फिर एक पॉइंटर डिक्लेयर किया गया है PTRX इंट टाइप का है ये। फिर जो आपका एड्रेस है $x करके पॉइंटर क्या होता है, बेसिकली एक वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करने वाला वेरिएबल ही होता है ये भी। फिर हमने जो है पॉइंटर से क्या कर दिया गया है, उसकी वैल्यू में जहाँ पे पॉइंटर जो PTR हमारा पॉइंटर है इस एड्रेस पर जो भी वैल्यू थी उसमें क्या डाल दिया गया है, 10 डाल दिया गया है, यानी कि जो भी एड्रेस पॉइंटर पे था उस एड्रेस पर हमने 10 स्टोर कर दिया। तो इसकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑब्वियसली आपका 10 आंसर होगा। तो ये आपका पॉइंटर की हेल्प से हम एक वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर पा रहे हैं क्योंकि पॉइंटर आपका डायरेक्ट एड्रेस से डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम। एक प्रोग्राम दे रखा है आपको मेन फंक्शन, इसमें है आपका इंट ABC, 3 इंट टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं। इसमें B को 2 से इनिशियलाइज़ कर दिया गया है। फिर 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं आपकी A और C की। इसमें आप देखोगे कि जो A और
सी की वैल्यू हैं क्या रहने वाली हैं आपकी, जो ए की वैल्यू है वो निकल के आएगी आपकी कितनी 4, और जो सी की वैल्यू है वो निकल के आएगी कितनी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम, यह आपका एक रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर जो वीडियोस मैंने बनाई हैं 2011 से 2015 पंजाब यूनिवर्सिटी लीट की, उनमें आप देखेंगे कि कई सारे क्वेश्चन से रिपीटेड हैं, उनमें से ये भी एक क्वेश्चन रिपीटेड है। ये आपका स्विच केस का जो है प्रोग्राम है। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक रहती है, इसमें छोटी सी गलती करते हैं। आप देखेंगे इसमें क्या है, देखते हैं। स्विच आपका जो है यूज़ किया गया है चॉइस, फिर आपका केस आर, जिसमें कि अगर केस आर अगर आप टाइप करोगे तो प्रिंट रेड हो जाएगा, अगर आप डब्लू टाइप करोगे तो प्रिंट वाइट आएगा, अगर बी करोगे तो ब्लू आएगा, अगर आप कुछ भी टाइप नहीं करते हो तो एरर दिखाएगा, देन ब्रेक कर जाएगा। अगर आपने चॉइस में आर दिया है तो क्या प्रिंट होगा। अगर हम नॉर्मली स्विच और ब्रेक जो है एक्चुअली यूज़ करते हैं हम साथ में, तो अगर ये नॉर्मल स्विच ब्रेक का होता तो क्या होता, केस आर के बाद एक ब्रेक हम यूज़ करते, इसी तरह से डब्लू के बाद हम एक ब्रेक यूज़ करते, बी के बाद एक ब्रेक यूज़ करते। उससे क्या होता, हम जैसे ही अगर मैंने मान लिया कि जैसे इसी केस में अगर चॉइस आर दी होती तो प्रिंट एफ जो है आपका रेड हो जाता, उसके बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करता। अब चूंकि जैसे ही इसको प्रिंट चॉइस जो है आर मिलेगी, यानी कि इनपुट जैसे ही इसको आर मिलेगी ये रेड तो प्रिंट करेगा, लेकिन ये आगे देखा एग्जीक्यूशन फिर से होगी, क्योंकि ब्रेक तो है नहीं, फंक्शन आपका आउट नहीं हुआ है मेन प्रोग्राम से, तो आपका फिर से एग्जीक्यूट करेगा। तो ये वाइट भी प्रिंट करेगा, ब्लू भी और एरर भी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ब्रेक है वो क्या है, मिसिंग है। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा रेड, वाइट, ब्लू एंड एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू L2 कैश मेमोरी। L2 कैश मेमोरी से रिलेटेड आपकी कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। जो L1 कैश है इज़ ऑलवेज फास्टर देन L2 कैश, ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर क्या है, सही है। व्हाट डज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फॉलोइंग सी स्टेटमेंट डिक्लेयर। एक सी स्टेटमेंट दे रखी है यहाँ पे आपकी कि इंट परसेंटेज जो है स्टार एफ, और फिर एक इंट दे रखा है। तो ये आपका जो है क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है आपका क्या, a pointer to function that takes an integer pointer as argument and returns an integer। यहाँ पे एक pointer to function बनाया गया है जो कि एज ए आर्ग्यूमेंट आपका जो है इंटीजर वैल्यू लेगा, और रिटर्न में भी आपका क्या देगा, एक इंटीजर वैल्यू जो है रिटर्न करेगा। नेक्स्ट आपका जो है प्रोग्राम दे रखा है, इस प्रोग्राम को देखते हैं हम एक बार। एक सी प्रोग्राम है, स्वैप का प्रोग्राम है बेसिकली, जहाँ पे हमने डिक्लेयर की गई हैं दो वैल्यू, इंट ए और इंट बी, फिर यहाँ पे हमने क्या किया गया है, स्वाइप करवाया है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो क्या होगा कि जो स्वैप एक्स वाई है कैन नॉट बी यूज्ड एज पैरामीटर पास्ड बाय वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका रैम से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड। इनमें से कौन सी मेमोरीज हैं। आप जानते हैं कि आपकी जो रैम है उसको हम डिक्लेयर करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी को, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम में। इसी तरह से रोम को भी कई सारे क्लासिफिकेशन करते हैं हम, पी रोम, ई पी रोम, पी पी रोम, ठीक है। इस तरह की हमारी क्लासिफिकेशंस आपने अपने डिप्लोमा टाइम पे देखी होंगी। तो इनमें से आपकी कौन सी मेमोरीज़ हैं जिनको आपको कई बार जो है रिफ़्रेश करना पड़ता है 1 सेकंड में, तो वो जो आपकी मेमोरी है वो है आपकी कौन सी, डायनामिक रैम को आपको क्या करना पड़ता है, रिफ़्रेश करना पड़ता है पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये है आपका अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड व्हाट। ये होता है आपका क्या, कंपाइलर। इनमें से अगर आप देखोगे इंटरप्रेटर क्या करता है, बेसिकली ए प्रोग्राम जो होगा पूरा उसकी एक एक लाइन को लेके वो एग्जीक्यूट करेगा, जबकि आपका कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करके देन आउटपुट देता है। इसी तरह से आपके जो है असेंबलर वगैरह होते हैं, जो कि असेंबली जो कि एक लो लेवल लैंग्वेज है, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है, उसके लिए होते हैं। जबकि आपके इंटरप्रेटर, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज जो कि आपकी मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती हैं उनके लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्नल इज़ दैट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच। कर्नल जो है किस जो है ऑपरेटिंग पार्ट का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है पार्ट है, यह है आपका डायरेक्टली मेक्स इंटरफेस विद द हार्डवेयर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच साइकिल कंप्रेशन रेशो इज़ द हाईएस्ट। कंप्रेशन रेशो किस साइकिल में आपकी जो है क्या रहती है, हाईएस्ट रहती है। तो ये होती है कि आपकी डीजल साइकिल में क्या होता है, आपका कंप्रेशन रेशो हाईएस्ट होती है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो डीजल अगर इंजन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, जब सक करी जाती है यानी कि एयर जब एंटर करेगी
तो जो कंप्रेशन होता है आपका, अगर हम ऑटो साइकिल जो कि पेट्रोल इंजन के लिए होते हैं उसके कंपैरिजन की अगर बात करें तो यहाँ आपकी जो कंप्रेशन होती है एयर की वो काफ़ी हाई रहती है। तो कंप्रेशन जो रेशो है आपका वो हाईएस्ट रहता है डीजल साइकिल के अंदर, यानी कि एक डीजल इंजन के अंदर। नेक्स्ट है आपका मोलेर डायग्राम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। अगर इसकी बात करें तो उसमें कौन से कंपोनेंट्स आते हैं मोलेर डायग्राम में, ये आते हैं आपका एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैव जीरो डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है आपका कि वायर्स की फॉर्म में आप उसको जो है ड्रॉ कर सके। इसी तरह से आपकी मेलेबिलिटी होती है, आपकी कि आप उसको शीट्स की फॉर्म में जो है ट्रांसफॉर्म कर सकें किसी भी। तो आप स्टील, ब्रास और कास्ट आयरन, इन सबको आप जो है डक्टिलिटी अच्छी होती है, इनकी जीरो नहीं होती। जबकि अगर एक चौक की बात करें तो उसकी डक्टिलिटी क्या होती है, जीरो। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है आपका अ मटेरियल हैज़ पॉइजन्स रेशो 0.25, द रेशो ऑफ द यंग्स मॉडुलस टू द मॉडुलस ऑफ द रिजिडिटी। यहाँ पे आपका सिंपल पूछ रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 2.5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये है आपका हुक्स लॉ इज़ वैलिड फॉर। जो आपका हुक्स लॉ है ये जो है किसके लिए वैलिड होता है, ये होता है आपका आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस मटेरियल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट इन केस ऑफ अ शाफ्ट बीइंग सब्जेक्टेड टू द बेंडिंग मोमेंट m एंड ट्विस्टिंग मोमेंट t। तो आपकी जो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट पूछ रखी है एक शाफ्ट के टर्म में, तो ये होती है आपकी ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, हाफ इंटू m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, वेयर m इज़ बेंडिंग मोमेंट एंड t इज़ द ट्विस्टिंग मोमेंट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन स्ट्रोक इज़ अ यूनिट ऑफ। स्ट्रोक जो है किसकी यूनिट है, यह है आपका काइनामेटिक विस्कोसिटी की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पायलट ट्यूब इज़ यूज टू मेज़र। पायलट ट्यूब किस लिए यूज़ की जाती है, टू मेज़र द वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। जो फ्लो कर रहा है लिक्विड उसकी वेलोसिटी मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं पायलट ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर सबसोनिक वेलोसिटी मैक नंबर इज़। मैक नंबर पूछ रखा है सबसोनिक वेलोसिटी के लिए, ये हो जाएगा आपका क्या, लेस देन 1 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वेरिएशन ऑफ shear स्ट्रेस विद रिस्पेक्ट टू रेडियस इन अ सर्कुलर शाफ्ट इज़ गिवन बाय। ये होता है आपका स्ट्रेट लाइन से, यानी कि जो वेरिएशन होती है shear स्ट्रेस में विद रिस्पेक्ट टू रेडियस इन ए सर्कुलर शाफ्ट, ये होती है आपकी स्ट्रेट लाइन। एज पर द IS 456 नोमिनियल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इन नो केस ग्रेटर देन, ये हो जाएगा आपका क्या, 1/4 ऑफ द मिनिमम थिकनेस ऑफ द मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द pH वैल्यू ऑफ वाटर फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस। कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए जो आपकी pH वैल्यू है वाटर की वो जो है कितनी रहनी चाहिए आपकी, ये होनी चाहिए शैल बी नॉट लेस देन 6 से कम pH वैल्यू उसकी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है द डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट फॉर द पंपेबल कंडीशन फॉर प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट इज़। डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी पूछ रखी है आपकी, ये हो जाएगी आपकी कितनी, मीडियम होनी चाहिए आपकी डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी फॉर द कंक्रीट पर्पस। नेक्स्ट है आपका मिनिमम पीरियड 64 नंबर क्वेश्चन द मिनिमम पीरियड फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ props of formwork to slabs spanning over 4.5 m span। तो आपका एक मिनिमम पीरियड पूछ रखा है स्ट्राइकिंग के लिए, ये हो जाएगा आपका कितना, 14 डेज। नेक्स्ट है मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर M20 ग्रेड कंक्रीट शैल बी। मिनिमम सीमेंट कंटेंट जो आपका M20 ग्रेड की कंक्रीट होती है उसमें जो है कितना होता है, ये होता है आपका 250 kg पर मीटर क्यूबिक ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ बुकिंग डायमेंशंस। द ऑर्डर है आपके बुकिंग डायमेंशंस के लिए, ये क्या होता है, ये होता है लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। नेक्स्ट है एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस द पीक डिस्चार्ज फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस पर कैपिटा पर मिनट इज टेकन। ये होता है आपका कितना, ये सारी की सारी आ जाती हैं ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिकअप द आइटम ऑफ वर्क नॉट इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। ये होता है आपका क्या,
courtyard area. 69th question. Brick walls are measured in square meter if the thickness of the wall is. जो brick walls हैं आपकी उनको measured किया जाता है स्क्वायर मीटर में अगर जो थिकनेस है वॉल की वो जो है कितनी हो, 10 सेंटीमीटर हो. नेक्स्ट है आपका द हाइट ऑफ द सिंक ऑफ वॉश बेसिन अबव द फ्लोर लेवल इज़ केप्ट. यानी कि जो सिंक होता है आपका, सिंक ऑफ द वॉश बेसिन, उसकी जो फ्लोर से हाइट है वो जो है आपकी अप्रोक्सीमेट कितनी रखी जाती है, ये होती है आपकी 75 to 80 सेंटीमीटर. नेक्स्ट आपका इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन. ऑल सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज ओशियंस, लेक्स, रिवर्स एंड अंडरग्राउंड वाटर टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट. यानी कि जो भी सोर्स हैं आपके वाटर के, चाहे आपके वो ओशियंस हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं और अंडरग्राउंड वाटर है, इन सबको हम जो है किस में कंसिडर करते हैं, बेसिकली हाइड्रोस्फेयर में इसको हम सबको जो है क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अमंग देमसेल्व्स विद द एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड. जो इंटरडिपेंडेंसी होती है आपकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आपस में, इसको जो है हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इसको बोलते हैं इकोसिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज़ क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग नंबर ऑफ बायोजोग्राफिकल जोन्स. जो टोटल एरिया है आपका इंडिया का वो जो है कितने बायोजोग्राफिकल जोन्स में डिवाइडेड है, यह आपका जो है डिवाइडेड है कितने, 10 बायोजोग्राफिकल जोन्स में डिवाइडेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए रामेसर साइट इन द इंडिया. यह है आपका क्या, सांबर लेक, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा सांबर लेक. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है आपका वर्म पोस्टिंग इज़ ए मेथड फॉर कंपोस्टिंग दैट इन्वॉल्व्स. इसमें क्या होते हैं आपके अर्थवॉर्म्स इन्वॉल्व होते हैं. तो इसी के साथ आपका पंजाब यूनिवर्सिटी लीट 2016 जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसकी पूरी एनालिसिस कंप्लीट होती है. इसके अलावा आपने इससे जो पहले 2011 से और 15 तक के पेपर के एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लें, उनकी वीडियो का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. जीनियस कोचिंग सेंटर जो आपका ग्रुप है टेलीग्राम पे, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ये सभी वीडियो आपके जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है 2020 के लिए ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन में होने वाला है, काफ़ी यूज़फुल रहने वाली हैं. आपको पता चलेगा किस तरह से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, आपको क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कैसे करना है, कैसे आप क्वेश्चंस को जब अटैम्प्ट कर रहे होंगे तो रॉन्ग ऑप्शंस को आपको जो है कैसे कट करना है, आप एक करेक्ट ऑप्शंस की तरफ जो है कैसे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को कैसे छोड़ना भी है. तो यह आपको सब चीज़ें सीखने को मिलेंगी इन प्रीवियस ईयर एनालिसिस से. अगर आपकी इनकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम जो ग्रुप है जीनियस कोचिंग सेंटर का उसको ज्वाइन कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.